हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, और एक्सरसाइज 7.1 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे और एग्जांपल नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एग्जांपल नंबर 1 को दूसरे मेथड से भी यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इसके पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी पे क्लिक करिए तो आपको एनसीईआरटी का लिंक यानी कि पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 का। तो इसके पहला वाला पार्ट आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा मैंने बच्चों आर डी शर्मा से भी पढ़ाया हुआ है, तो आर डी शर्मा का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। जिनको ज़्यादा पढ़ना है वो आर डी शर्मा वाले लिंक पे क्लिक करके ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम इसके बाद पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी जब फिनिश कर देंगे तो इसके बाद आएगी। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैंने पिन कर दिया है। तो जो भी आपको चैप्टर देखना हो, आपको एनसीईआरटी, चाहे आपको लेक्चर्स देखने हो चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर किया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये नए बच्चों के लिए मैंने बताया, पुराने बच्चों को तो पता ही है कि हम एग्जाम्पल नंबर 1 कल हमने फिनिश किया था और हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल नंबर 1 को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से बताएंगे। याद है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन क्या था? डू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और इसके आगे क्या था क्वेश्चन? इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। ठीक है, तो टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म तो आप वैसे ही करोगे जैसे आपने कल किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों डिस्टेंस निकाल के, याद है आपने कल इसको पॉइंट P बोला था, इसको Q बोला था और इसको आपने R बोला था। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल बन के आ गया था, ये हमने आपको कल दिखाया था। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट P है, ये Q है और ये क्या है? R है। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे अगर ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया आएगा। ये मैंने कल आपसे बात करी थी, ठीक है ना। कल आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था? कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर आता था, ये कॉन्सेप्ट लगा था कल। भाई ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर आता है, ठीक है, तो कल ये कॉन्सेप्ट लगा था। अब मैं आज आपको नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान दो। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 3,2। ओके, Q के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? -2, -3 और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 2,3। सबसे पहले इसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए। इसको मैं याद करना भी आपको सिखा दूंगा। हालांकि ये टॉपिक हमको एक्सरसाइज 7.3 के पहले पढ़ना है, पर फिर भी अब जब यहाँ पे बातें आई गई हैं कि 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है क्या ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहीं पे अभी लर्न करा रहा हूँ। इसको प्रूफ मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है, तो प्रूफ नहीं करा रहा हूँ अभी, प्रूफ मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी आप लर्न करने का तरीका देखिए। तो होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू ये मॉड लगा हुआ है बच्चों। जब भी ऐसी दो लाइन ऐसे ड्रॉ होंगी, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगाई है और एंड में हमने एक लाइन लगाई है ऐसी सीधी स्ट्रेट, इसको हम मॉड बोलते हैं। और मॉड का काम पहले सभी बच्चे समझ लें, मॉड का काम क्या होता है? मॉडुलस, या इसको मॉड बोलते हो। आप क्लास 11th में इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन समझो। देखिए बच्चों, मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक। और मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तब भी जब हम मॉड हटाएंगे तो उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे, याद रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला क्या कि मॉड ऑफ -3, बताइए कितना आएगा? तो जवाब है 3 आएगा, -3 नहीं आएगा। और मॉड ऑफ 3 भी 3 आएगा, ठीक है। यानी कि अंदर कुछ भी लिखा हो आपको आंसर पॉजिटिव में देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मॉड ऑफ 1/2 लिखा है तब भी आंसर 1/2 आएगा, और मॉड ऑफ -1/2 लिखा हुआ है तब भी आंसर क्या आएगा? 1/2। तो मॉडुलस का काम क्या होता है? ये अंदर जो क्वांटिटी होती है उसको पॉजिटिव कर देता है। तो आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। चलो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू मॉड ऑफ। अब ये मॉड ऑफ यानी कि मॉड के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें सर? बच्चे बोलते सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो बहुत इजी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले साइकिल में लिखना है y1, y2 और y3। इसका साइकिल बना लो। ये साइकिल में बना लिया आपने y1, y2, y3, ओके। फिर आपको ऐसे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स। अब ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे PQR ABC, वो अलग बात है। ट्राइंगल का नाम कुछ भी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1/2, फिर मॉड लगाना है ऐसे। अब देखो करना कुछ नहीं, आपको पहले x1 लिखना है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ना है, प्लस x2 लिखना है और यहाँ ब्रैकेट लगाते चलो ऐसे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा गैप छोड़ना है, प्लस x3 लिखना है और यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ मॉड क्लोज कर देना है, ठीक है।
ऐसा कर दिया। अब यहाँ फिल क्या करें, x1 इंटू, अब यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या, देखो 1 के बाद क्या आता है 2, यानी कि स्टार्ट हम किससे करेंगे y2 से, और y2 के बाद क्या आ रहा है y3, तो y2 माइनस y3, तो यहाँ हम फिल करेंगे क्या y2 माइनस y3। और याद रखिएगा जहाँ पे ये एंड होता है y वाला वहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि y3 पे एंड हुआ है तो y3 से ही स्टार्ट होगा। तो y3 माइनस, अब देखो y3 के बाद क्या आ रहा है y1, तो y3 माइनस y1 फिल कर दिया यहाँ। अब देखो यहाँ से ये कहाँ से, ये y1 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट भी किससे होगा y1 से, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। बताइए कोई डाउट है? हाँ, और एक चीज़ और, अगर ये y2 से स्टार्ट हुआ था तो एंड भी किससे होगा y2 से। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब बनाना आ गया। एक बार मैं फिर से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। और ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल, तो ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हों, ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे दो साइड आके मीट करती है। तो ध्यान से चेक करो, आरपी और क्यूपी पॉइंट पी पे मीट कर रही हैं, ठीक है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। इसी तरीके से वर्टेक्स क्यू है, क्यू एक वर्टेक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू और आर क्यू मीट कर रहे हैं, तो क्यू भी एक वर्टेक्स है और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -3। इसी तरीके से आर भी एक वर्टेक्स है, क्यों, क्योंकि पॉइंट आर पे साइड पी आर और साइड क्यू आर आके मीट कर रहे हैं, तो आर भी एक वर्टेक्स है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। तो ये जो बच्चों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं इसी को हम क्या लिखते हैं, समझिए जरा, इसको हम लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो P को हमने लिखा क्या x1, y1, Q को हमने लिखा x2, y2 और R को हमने लिखा क्या x3, y3, ठीक है। कोई डाउट है? अब बच्चे बोलते हैं सर ज़रूरी है P को x1 y1 लिखें, Q को x2 y2 और R को हम x3 y3, तो जवाब है नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप किसी को भी x1 y1 अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। आप R को अगर x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इसको x1 y1 लेके इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो, किसी भी पॉइंट को, मतलब किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 ले सकते हो, किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को आप x3 y3 ले सकते हो। बात समझ में आई? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं आपको फिर से बनाना सिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, क्या बोला था मैंने, पहले x1 लिख लो, ठीक है, फिर प्लस लगा के थोड़ी दूर पे x2 लिख लो और फिर प्लस लगा के थोड़ी दूर पे x3 लिख लो। ऐसा लिख के यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, मतलब x1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में क्या फिल करेंगे वो भी हम देख लेंगे। x2 ये वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और x3 ये वाले ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपने मॉड ओपन किया था तो यहाँ पे आप मॉड क्लोज करेंगे, ठीक है। बात समझ में? अब क्या करते हैं हम y1, y2 और y3 को हम ऐसे साइकिल में लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया हमने इसको साइकिल में। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, y1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, y2 से, क्योंकि देखो यहाँ x1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 से स्टार्ट होगा। तो y2 माइनस, अब यहाँ से देखते जाओ y2 के बाद क्या आएगा y3, यानी कि y2 माइनस y3, ये याद करने का ट्रिक है। अब देखो ये y3 पे एंड हुआ है तो स्टार्ट किससे करेंगे, y3 से, y3 माइनस, और y3 के बाद क्या आ रहा है y1, तो y3 माइनस y1, और यहाँ पे y1 से एंड हुआ है तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे किससे, y1 से, y1 माइनस, और यहाँ पे y1 के बाद क्या आ रहा है y2 आ रहा है, तो इस तरीके से, और y2 से स्टार्ट हुआ था तो y2 पे एंड हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए? अब आइए जरा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ x1। x1 कितना है, यहाँ से देखते जाओ, वैल्यू रखते जाओ। x1 की जगह क्या रखोगे 3, तो x1 की जगह आपको 3 रखना है इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3। y2 की जगह क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, y2 की जगह -3, ओके। तो y2 की जगह -3 और माइनस y3 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है, और प्लस x2 की जगह क्या रखोगे, x2 की जगह ध्यान से चेक करिए, x2 की जगह -2 रखना है। तो x2 की जगह ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें, जब आप x2 की जगह -2 रखोगे तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो x2 की जगह -2 रखना है तो ये वाले प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो -2 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ओके। तो y3 क्या है आपका, y3 आपका 3, तो y3 आपका 3 है और माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 2, ओके। तो y1 की जगह हमने 2 रखा और प्लस x3 कितना है, ध्यान से चेक करिए, x3 की वैल्यू 2 है, तो x3 की जगह हमने +2 है, इसलिए कोई साइन नहीं चेंज होगा। ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 आपका 2 है, तो y1 की जगह 2 रखा और माइनस y2 की जगह कितना रखना है, -3। ध्यान दें, y2 की जगह क्या रखना है, -3। तो देखो y1 माइनस y1 की जगह हमने क्या रखा, 2, चेक करो, y1 की जगह हमने 2 रखा और y2 नेगेटिव है, ध्यान से चेक करो, y2 क्या है, नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस और y2 वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ +3 आएगा।
और मॉड क्लोज कर देंगे। कोई डाउट है? एक बार रीचेक कर लीजिए फटाफट। x1 x2 x3, x1 की जगह 3, ध्यान से चेक करो। x2 की जगह -2, तो x2 की जगह यहाँ -2 और x3 की जगह यहाँ कितना है 2 है। उसके बाद y2 - y3, y2 कितना है -3, ध्यान से चेक करो। -y3, y3 कितना है 3, ठीक है। तो y2 - y3 और y3 - y1, y3 की जगह कितना है 3 और -y1, y1 की जगह कितना है 2, ओके। और y1 - y2, y1 कितना है, y1 है आपका 2, तो y1 की जगह 2 रखा और -y2, y2 की जगग -3 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 1/2 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें, -3 - 6 होता है, ये -6 हो जाएगा और 3 × -6 -18 होता है, ठीक है। ये -18 हो गया। अब ध्यान दो 3 - 2 कितना होता है 1 होता है और -2 × 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 + 3 कितना होता है 5 और 5 2 = 10, तो ये प्लस का 10 आ गया। उसके बाद 1/2 इंटू, देखो 1/2 के बाद ये इंटू है तो हमने डॉट लगा दिया, मॉड ऑफ -18 और -2 -20, ये दोनों कितने हो जाएंगे -20 और -20 और +10 -10 होता है। अब मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से चेक करिए, ये वाला 1/2 तो हमने ऐसे लिखा और मॉड ऑफ -10 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। भाई मॉडलस किसी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव ही होता है, तो ये देखिए ये मॉड ऑफ, इसीलिए हमने इस पूरी क्वांटिटी को किस में बंद कर दिया था, मॉड में क्लोज कर दिया था, है ना। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मॉडलस का यूज़ किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमने मॉड लगाया है, तो मॉड ऑफ -10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको कभी भी सॉल्व करके अंदर नेगेटिव नंबर मिले तो उसको खोल के आप बाहर पॉजिटिव ही लिखेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे, ओके। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 1 और मॉडल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हम क्लास 11th में लेंगे जब हम मॉडल्स फंक्शन पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना इनफ है। 2 1 2, 2 5 5 × 1 5, तो 5 और स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, एरिया आ गया ना कुछ 0 तो नहीं आया ना। अगर एरिया कुछ ना कुछ आ गया होगा तो इसका मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। अगर एरिया बन रहा है 3 पॉइंट की हेल्प से x1 x2, 3 पॉइंट की हेल्प से, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 की हेल्प से अगर आपने एरिया निकाला और एरिया इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया, ध्यान से चेक करो, 5 स्क्वायर यूनिट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हाँ भाई एरिया कुछ ना कुछ है। बच्चों अगर एरिया कुछ ना कुछ है तो पक्का ट्राइंगल बन रहा होगा, क्योंकि ट्राइंगल एक बाउंडेड 2 डायमेंशनल फिगर है। तो ध्यान से चेक करो, ये एक बाउंडेड बाय 3 साइड्स, 1 2 3, बाउंडेड बाय 3 साइड्स, एक 2 डायमेंशनल फिगर है और 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया होता है, ये बात हमको पता है। मान लीजिए अगर एरिया 0 आ गया होता, अगर एरिया 0 आ गया होता तो ये 3 दिए गए पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते। कभी कभी एरिया 0 भी आ जाता है। अगर एरिया 0 आ गया होता तो हम बोलते कि ये जो तीनों पॉइंट्स हमको दिए हैं, जो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए, ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते। तो हम इस तरीके से बोल सकते थे, सिंस द एरिया इज नॉट इक्वल्स टू 0 दैट्स व्हाई द गिवन 3 पॉइंट्स 3,2 -2,3 एंड 2,3 फॉर्म्स ट्राइंगल, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करते हैं ये तो हम केवल डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बता सकते हैं। तो जैसे हमने कल किया था, याद है आपको, जैसे हमने कल किया था, हमने आरपी PR निकाल लिया था, PQ निकाल लिया था और RQ निकाल लिया था। तो कल की तरह ही हम तीनों डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कहते हैं सर यहाँ तो आपने x3 y3 लिख दिया। अरे भाई जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, किसका, PQ का, RQ का और PR का, तो जो कल तरीका बताया था वैसे ही निकालोगे। मतलब जब आप PQ निकालोगे तो ये x1 y1 x2 y2, जब आप PR निकालोगे तो ये x1 y1 ये x2 y2, और जब RQ निकालोगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 या ये x1 y1 ये x2 y2। बात समझ में आई कि नहीं? तो कल की तरह आप डिस्टेंस निकाल के इसका टाइप बता दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगा के। कोई डाउट है बताइए? तो ये तरीका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताने वाला तरीका है, ये सिर्फ इतना बताता है कि दिए गए तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। मान लीजिए एरिया 0 आ गया होता तो उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P है, पॉइंट Q है और पॉइंट क्या है R है, ये एक स्ट्रेट लाइन में। तो चेक करो, अगर 3 पॉइंट बच्चों स्ट्रेट लाइन में होंगे तो कभी ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, और जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो 2 डायमेंशनल बाउंडेड रीजन आया ही नहीं। चेक करो, प्लेन में कोई 2 डायमेंशनल फिगर बना ही नहीं, मतलब ट्राइंगल जैसा। चेक करो ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, बस ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ट्राइंगल बना ही नहीं। तो इसका मतलब जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, जब आपको 3 पॉइंट्स दिए हों उनकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले से अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट जो होते हैं वो तीनों पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते हैं, वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कोई डाउट है बताइए? तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 को अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका था, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर आप ध्यान दें, इसको आप नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 देखिए एनसीईआरटी का, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 159. ओके, कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, एंड -4,4 है ना. लेट मी चेक अगेन. द पॉइंट्स आर 1,7, 4,2, -1, एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये कहना चाहते हैं कि ये आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है. तो सबसे पहले आप देखिए जिस ऑर्डर में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, उसी ऑर्डर में आप उसका नाम दे दो. जैसे इसको P बोल दो, Q, R, S, या फिर इसको A, इसको B, इसको C, इसको D. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको बोला 1,7 को हमने बोला भाई ये पॉइंट A है, और 4,2 को हमने बोला पॉइंट B है, और -1, ये पॉइंट C है, और -4,4 ये पॉइंट D है. अब क्या करो, आप रफ में एक फिगर बना लो जाके. ठीक है, तो देखिए रफ वर्क में अगर आप एक फिगर बनाएंगे बच्चों, तो जिस ऑर्डर में पॉइंट दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप फिगर बना लो. मतलब एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करो. ठीक है, कुछ इस तरीके से ध्यान से चेक करिए. अब इसको नेमिंग कैसे करोगे इसकी, तो इसकी नेमिंग करोगे आप ए के बाद क्लॉकवाइज चलो, आप सीधे सीधे क्लॉकवाइज चलो. ए के बाद बी, और फिर सी, और फिर डी. अगर आपने नेमिंग गलत कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा. ये बात मैं पहले बता दे रहा हूँ. या तो आप क्लॉकवाइज चलो, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो. जैसे कि ये नेमिंग बिल्कुल सही है, ABCD. और देखो इस नेमिंग को देखो, इस नेमिंग को देखो, ये नेमिंग देखिएगा स्टूडेंट्स. अगर हमने रखा A, B, C और D, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग. क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों नेमिंग करेक्ट है. अब देखो इनकरेक्ट नेमिंग कैसे होती है, इसको भी आप ध्यान दे दीजिए. नहीं तो पता लगा आपने इनकरेक्ट नेमिंग कर दी फिगर में जो रफ वर्क में बनाया, और इनकरेक्ट नेमिंग अगर आपने कर दी तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका आंसर नहीं आएगा. देखिए इनकरेक्ट नेमिंग कैसे हो जाती है बच्चों, कभी कभी गलत कैसे हो जाता है. बच्चे करते हैं ए यहाँ लिख देते हैं, ये वर्टेक्स ए हो गया, और गलती से इसके जस्ट ऑपोजिट बी लिख देते हैं, और यहाँ कहीं सी लिख देते हैं, और यहाँ कहीं डी लिख देते हैं. चेक करो क्या ये ऑर्डर में है? नहीं, ये तो ADBC हो गया ये तो, या फिर ये ACBD हो गया, या तो ये ADBC हो गया, या तो ये ACBD हो गया, है ना. तो जिस ऑर्डर में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको उसका नेमिंग करना है. बात समझ में आया? तो दिस इज द रॉन्ग मेथड बच्चों. इसको आप बना के अपनी कॉपी में काट लीजिए तो आपको याद रहेगा. ऐसा नहीं करना आपको, या तो आप ऐसा करोगे या तो आप ऐसा करोगे. ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर लिए. ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,7, तो यहाँ पे मेंशन कर लिया. देखिए रफ वर्क में अगर आप फिगर बना लोगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सहूलियत हो जाती है. आप रफ वर्क से देख देख के आराम से क्वेश्चन कर सकते हो. अगर आप जैसे एनसीईआरटी में देखिए फिगर नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप रफ में एक फिगर बना लो, क्या जा रहा है आपका. ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1,7, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए क्या 4,2, ये 4,2. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गए, लिखते टाइम ध्यान रखिएगा ABCD. अब सी की बारी है, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए -1, और डी के कोऑर्डिनेट -4,4. तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4,4. करेक्ट, ऐसा हो गया. अब देखिए अगर ये ABCD वर्टिसेस हों किसी स्क्वायर के, तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए. स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाने जा रहे हैं. इसके 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के. पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ये यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर सभी बच्चों को याद होना चाहिए. ऑल इट्स साइड्स शुड बी इक्वल. ठीक है, ऑल इट्स साइड शुड बी इक्वल. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स अगर इक्वल हैं, यानी कि AB = BC = DC = AD है, ऑल द साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो रोम्बस भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए ज़रूरी है कि उसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए. तो आपको बच्चों ऑल द साइड्स इक्वल एज वेल एज डायगोनल शुड ऑल्सो बी इक्वल. ध्यान रखिएगा, तो दोनों कंडीशन आपको लगानी है. ऑल द साइड शुड बी इक्वल, एंड का मतलब एज वेल एज, साथ में ही, एज वेल एज बोथ इट्स डायगोनल शुड ऑल्सो बी इक्वल, उसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए. यानी कि आपको ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ABCD, ये स्क्वायर कब फॉर्म करेंगे बताइए. आप एक तरीके से क्या प्रूफ कर दो, टू प्रूफ आप एक तरीके से बच्चों क्या प्रूफ कर दो कि AB का लेंथ, 2 बातें प्रूफ करनी है कि ऑल द साइड्स इक्वल, यानी कि AB का लेंथ BC के इक्वल दिखा दो, और BC का लेंथ CD के इक्वल दिखा दो, और CD का लेंथ DA के, यानी कि ये AB BC CD DA सबको इक्वल दिखा दो. ये तो पहली बात है, ये आपको दिखाना है *1. और दूसरी चीज़ भी आपको दिखानी है, एंड लिख रहा हूँ बीच में, एंड एज वेल एज आपको डायगोनल भी इक्वल दिखाने हैं, यानी कि AC ये रहा फर्स्ट डायगोनल,
और बी डी ये रहा सेकेंड डायगनल। ओके, तो लेंथ ऑफ डायगनल भी इक्वल दिखाना है तभी वो स्क्वायर होगा। तो ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी भी आपको दिखाना है। तो ये दो काम अगर आप कर देते हैं तो दिए गए जो पॉइंट्स हैं वो पक्का स्क्वायर फॉर्म करेंगे, यानी कि दिए गए जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर होंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे सर? सबसे पहले ए बी निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला बोलिए, रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने कई बार बोला है जब आप ए बी निकाल रहे हो, ए बी का लेंथ निकाल रहे हो, तो आप केवल ए और बी पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, चाहे आप ए को x1 y1 कर दो और b को x2 y2 कर दो, चाहे आप b को x1 y1 कर दो और a को x2 y2 कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 1,7 को हमने सोचा ये x1, y1 है और 4,2 को बच्चों हमने सोचा ये x2, y2 है। बात समझ में, ठीक है। अब रख दीजिए यहाँ वैल्यूज़, तो ए बी आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज x2? x2 कितना है 4 और x1 कितना है 1। तो x2 की जगह 4 रखेंगे माइनस 1, x1 की जगह 1 रखा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 2। ओके, तो y2 की जगह हमने 2 रखा और माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे हम 7 रखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा, 4 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 3। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर भी तो लगा है, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 होता है, यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब ध्यान दो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है और 25 प्लस 9 25 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 34। तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 यहाँ पर आ गया, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ए बी का जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया, ये ए बी लिखने की बजाय मैं उस फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ यहाँ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, ए बी निकालो चाहे बी सी निकालो चाहे सी डी निकालो चाहे डी ए निकालो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे भी यूजिंग द फॉर्म डिस्टेंस फॉर्मूला दिस। पहले आप फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से आपका ए बी का लेंथ आ गया बच्चों कितना, रूट ओवर 34। अब बच्चे बोलते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या हम रूट ओवर 34 को भी सॉल्व करें? तो जवाब है नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम जब BC निकालेंगे ना वो भी रूट 34 ही आएगा और हमको पता है कि रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू रूट ऑफ 34 ही तो होता है। तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है इसको, ठीक है। चलिए अब मैं निकालने जा रहा हूँ BC। तो BC निकालिए, कैसे निकालोगे बताओ BC? अब देखो बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब आप BC का लेंथ निकालने जा रहे हैं तो आप केवल BC पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। सब कुछ रब कर दीजिए, हटा दीजिए अपने फिगर से BC। अब चाहे इसको x1 y1 अज्यूम कर लो, इसको x2 y2 और चाहे इसको x1 y1 इसको x2 y2, कुछ भी आप कर सकते हो। तो सपोज मैंने इसको अज्यूम किया क्या x1 y1 और इसको अज्यूम किया मैंने x2 y2, ठीक है। निकालते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा बताइए? देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है आपका -1, ठीक है। तो x2 की जगह मैंने क्या रखा -1 माइनस x1 की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ओके, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -1, तो y2 है मेरा -1, फिर माइनस y1 कितना है 2 है। ओके, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, -1 और -4 -5 होता है, तो यहाँ हो जाएगा अंदर -5 का स्क्वायर है ना, और प्लस -1 -2 -3 होता है, यानी कि -3 का स्क्वायर। अब तो आप समझदार हो, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस का -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है और 9 प्लस 25 क्या होता है 34। तो आपने देखा कि BC भी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब बारी है किसकी अब बारी है DC की। ओके, तो DC की जब बारी है तो उसको आप हटा दीजिए। अब सपोज DC जब हम निकाल रहे हैं तो D को हमने अज्यूम किया x1, y1 और C को हमने अज्यूम किया x2, y2, या अदर वे राउंड भी आप कर सकते थे, इसको x1 y1 इसको x2 y2, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए DC निकाल लेते हैं। DC बोल दो या आप CD बोल दो, बात क्या है सेम। तो CD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, x2 की जगह -1 रखेंगे, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट, x2 की जगह -1 रखा और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब x1 खुद ही नेगेटिव है, चेक करो x1 क्या है खुद ही नेगेटिव है। तो जब आप x1 का वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये वाला माइनस और x1 का माइनस क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो माइनस माइनस यहाँ +4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना आपका -1, ठीक है। तो y2 की जगह हमने -1 रखा और माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 4,
ओके 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए 4 और -1 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -1 -4 -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है, तो ये फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 34 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो CD भी आ गया। अब DA निकाल लो या AD निकाल लो, बात क्या है सेम, चाहे DA बोलो चाहे AD बोलो। तो अब हम DA निकाल रहे हैं, तो DA कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए ये हो गया x1 y1, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। ये x1 y1 हो गया और ये हो गया सपोज x2 y2। अब आप DA पे कॉन्सेंट्रेट करो, D पे और A पे, तो D को x1 y1 और A को हमने x2 y2 अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, x2 आपका 1 है, ओके। तो x2 की जगह आपको 1 रखना है, 1 और माइनस x1 क्या है, x1 खुद ही नेगेटिव है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 7 है, तो y2 की जगह हमने क्या रखा 7 रखा और माइनस y1 की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से चेक करो 1 + 4 5 का स्क्वायर 25, ओके, और प्लस 7 माइनस 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो आपने देखा क्या, सपोज आपने इसको बना लिया इक्वेशन 1, इसको बना लिया आपने इक्वेशन 2, इसको बना लिया आपने इक्वेशन 3 और इसको बना लिया आपने इक्वेशन 4, या ये 4 रिजल्ट आ गए आपके। तो AB भी √34 है, BC भी √34 है, CD भी √34 है और DA भी √34 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ओके, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, all the sides of this quadrilateral are equal, ठीक है। बट अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये स्क्वायर नहीं हुआ है। ऑल द साइड्स अगर इक्वल आ जाएं तो ये स्क्वायर आप इसको नहीं कह सकते हो, इसके डायगनल्स को भी आपको इक्वल दिखाना है। तो ये वाला काम तो हमने कर लिया, ठीक है। अब ये वाला काम करेंगे क्या, डायगनल्स इक्वल दिखाएंगे, तो अपने रफ वाले फिगर में देखिए AC निकालिए और BD निकालिए, ठीक है। तो AC और BD कैसे निकालेंगे, एक बार आप AC पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान से चेक करिए, AC पे कॉन्सेंट्रेट करिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ कहीं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ओके। चलो तो हम निकालते हैं AC। जब आप AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बच्चों A और C पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसको x1 y1 इसको x2 y2 अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2, ओके। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -1 और x1 कितना है 1, तो x2 की जगह हमने रखा -1 और माइनस x1 की जगह 1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -1 है, ठीक है। तो y2 की जगह हमने -1 रखा और माइनस y1 की जगह क्या रखना है 7 रखना है, ओके। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर किया हमने, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए -1 -2 होता है स्टूडेंट्स, और -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और फिर ये वाला प्लस हमने यहाँ लिखा -1 और -7 -8 होता है, -8 का स्क्वायर 64 और 64 + 4 68, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 68 आ गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 5 या दिस इज रिजल्ट नंबर 5, ओके। अब हम निकालते हैं क्या, AC फाइंड कर लिया, अब आप BD पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। दूसरा डायगोनल क्या है BD, तो BD पे कॉन्सेंट्रेट करिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब B को हमने क्या किया, इसको x1 y1 अज्यूम किया और D को हमने x2 y2 अज्यूम किया, ठीक है। अब हम BD निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो BD का लेंथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -4 और x1 कितना है 4 है, ठीक है। तो x2 की जगह हमने -4 रखा और x1 की जगह क्या रखेंगे 4, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 4 है, तो y2 की जगह 4 रखा और माइनस y1 कितना है आपका 2 है, करेक्ट। इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -4 -8 का स्क्वायर 64 होता है और प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 + 64 68, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 68। ये रिजल्ट नंबर 6 आ गया। तो फ्रॉम 5th एंड 6th AC डायगोनल भी √68 आया और BD डायगोनल भी √68 आया, और हमको पता है √68 तो √68 के इक्वल होता है, यानी कि AC = BD। तो दूसरा रिजल्ट भी हमने प्रूफ कर दिया। अब आप NCERT में पढ़िएगा, नीचे जैसे लिखा हुआ है उन्होंने लैंग्वेज, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है फाइनली क्या,
कि सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA एंड AC इज इक्वल्स टू BD, ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसकी ऑल द साइड्स इक्वल हो गई, एंड का मतलब एज वेल एज its diagonals AC and BD are also equal, therefore ABCD is a square, hence the given points 1,7, 4,2, -1, -1 and -4,4 are the vertices of a square। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसका सेकंड मेथड देखिए, आपका एग्जांपल नंबर 2 है ना, एग्जांपल नंबर 2 का आप सेकंड मेथड देखिए। तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड में मैंने डिस्कस किया, सेकंड मेथड में आप ये वाली प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑल द साइड्स इक्वल हो जाएं, ऑल द साइड्स अगर इक्वल हो जाएं और उसका कोई भी एक एंगल 90 हो जाए तो वो स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA दिखा दीजिए। तो पहला काम क्या करिए, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA दिखा दीजिए, पहला काम। ठीक है, ऐसा दिखाने के बाद ये अभी हमने दिखाया था, याद है आपको, ये चारों किसके इक्वल थे, √34 के, ये हमने आपको दिखाया था। ये पहला काम करिए *1, और दूसरा काम हमको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक एंगल, कौन सा, चाहे एंगल D और चाहे एंगल C, चाहे B चाहे A, इनमें से कोई भी एक एंगल आप 90 दिखा दो। ओके, कोई डाउट है बताइए, इनमें से कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो। तो देखिए ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स इक्वल एंड 1 एंगल इज 90 इज अ स्क्वायर। ओके, तो अब एक काम करते हैं, ये काम तो हम पहले कर चुके हैं और दूसरा काम अब हम करने जा रहे हैं, यानी कि किसी भी एक एंगल को हमें 90 दिखाना है। तो मैं एंगल D को 90 दिखाने जा रहा हूँ। कैसे 90 कैसे दिखाएंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो हम लेते हैं ट्राइंगल ADC को, ध्यान से चेक करिए, इन ट्राइंगल ADC। ओके, अभी अभी हमने आपको दिखाया था AD का लेंथ कितना आया था, AD या DA कुछ भी बोलो, √34, क्योंकि ऑल द साइड्स √34 आया था। तो AD कितना था हमारे पास, √34, और आपके पास CD भी कितना था, CD भी आपके पास कितना था, √34, और AC भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, डायगोनल AC। तो AC कितना था आपके पास, AC था आपके पास √68 था शायद, है ना, √68 था ना, कि √64 था, √68। ओके, तो ये तीनों डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा डिस्टेंस फॉर्मूले से जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपको साफ साफ देख के पता चल रहा होगा यहाँ से कि AD, CD और AC में सबसे बड़ा कौन है, AC है। तो AC को आप छोड़ दो, आप AD और CD का स्क्वायर करो और उसका सम करो, यानी कि AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, AD और CD का स्क्वायर करके उसका सम किया करते। AD का स्क्वायर मीन्स व्हाट, √34 का स्क्वायर, और प्लस CD का स्क्वायर मीन्स व्हाट, CD क्या है, √34, यानी कि √34 का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो क्या आ गया, ध्यान से चेक करिए, देखिए √34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 34, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 34 आ जाएगा, और प्लस √34 का स्क्वायर, √34 का स्क्वायर 34। अब देखो 34 + 34 क्या होता है, 68, और 68 को आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, √68 का स्क्वायर। बात समझ में है कि नहीं भाई, √68 का स्क्वायर ही क्या होता है, 68। ठीक है, तो 68 को हमने √68 का स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान से चेक करिए, ये √68 है क्या, तो AC है ये, √68 की जगह आप AC लिख सकते हो। तो √68 की जगह हमने AC लिखा और √68 पे स्क्वायर लगाया, इसलिए AC पे स्क्वायर लगा दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हो बहुत ही क्लियरली कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, क्या आ गया, AD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना। इसका मतलब AC के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि सबसे बड़ा जो साइड था उसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो पक्का क्या है, 90 डिग्री। तो AC के ट्राइंगल ADC में चेक करना है, AC के ऑपोजिट एंगल यही D वाला तो है, दिस इम्प्लाइज एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ADC बोल दो आप इसको, या एंगल D बोल दो, केवल 90 डिग्री। तो दूसरी बात भी हो गई, क्या दूसरी बात थी कि कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो। ओके, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हम फाइनली लिखेंगे क्या, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल दैट इज एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, hence ABCD is a square because we know that if in a quadrilateral all the quadrilateral मतलब जिसके 4 साइड होते हैं। ओके, तो if in a quadrilateral all the sides are equal and one angle is 90 is a square। ओके, बात समझ में। तो ये सेकंड मेथड था, आप ऐसे भी कर सकते हो, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए NCERT का, जो कि पेज नंबर 161 पे दिया हुआ है। ये देख लीजिए आप लोग भी बच्चों, बुक होनी चाहिए आपके पास। एक ऐसा डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दी है, बट ग्राफ पेपर जैसे मैंने ये स्क्वायर बॉक्स नहीं बनाए हुए हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो
तो इसमें क्वेश्चन भी मैंने नहीं लिखा हुआ है, ओ सॉरी, ये तो मैंने 7.1 दिखा दिया ना आपको, कोई बात नहीं। ये देखिए फिगर 7.6 पेज नंबर 159 पे, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का कुछ बना है 10 क्रॉस 10 का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, इन फिगर 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, ठीक है। मतलब आप क्लासरूम के टॉप से सपोज देख रहे हो, तो यहाँ आशमा बैठी हुई है और पॉइंट बी पे भारती बैठी हुई है और पॉइंट सी पे कैमला, या जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करो, ठीक है, कैमला है ऑब्वियसली, जो भी है, आशमा, भारती और कैमला, 3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आर सीटेड एट 3,1। तो देखिए अगर वो एग्जाम में आपको पॉइंट ए यानी कि आशमा की पोजीशन और बी भारती और कैमला इनकी पोजीशन ना बताएं, पोजीशन ना बताने का मतलब अगर कोऑर्डिनेट ना बताएं, वैसे तो शायद क्वेश्चन में बता रखा है ना कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1 है, यानी कि आशमा 3,1 पे, तो आपको शायद एग्जाम में कोऑर्डिनेट ना दे तो आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ध्यान चेक करो, आपको डायग्राम बना के एक दे दिया जाएगा और देखो ये पॉइंट ए की पोजीशन कैसे पढ़ोगे आप 3,1, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,1, ओके। अब बी का पढ़ो आप, क्या हो जाएगा देखो 6,4, चेक करो अपनी बुक में पढ़ने की कोशिश करो, 6,1, इसका एब्सिसा 6 और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 6,4, ओके। और पॉइंट सी की पोजीशन क्या हो जाएगी 8,6, चेक करो, x पे 8 और y पे 6, ओके। तो सी की पोजीशन हो गई 8,6, ये हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है वो पूछा है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। आप क्या सोचते हो, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, आप क्या सोचते हो वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई हैं तीनों लड़कियां, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं। तो बच्चे बोलेंगे सर दिख तो रहा है बैठी हुई हैं, तो आपके दिखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है, देखने में तो ये स्ट्रेट लग रहा होगा, बट अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ध्यान से चेक करो, ये देखो, ये देखिए जब ज्वाइन किया तो पता चला है ना, ये तो एक ट्राइंगल बना दिया, चेक करिए। तो ये स्ट्रेट कहाँ हुए तीनों, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई हैं कि नहीं, तो ये दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि देखिए इस क्वेश्चन का अदर वे राउंड ऐसे पूछा सकता था, डू ऐसे पूछा जा सकता था, डू पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। तो पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन में है कि नहीं, ऐसे भी पूछा जा सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीनों लड़कियां स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई हैं कि नहीं। तो देखिए इसका पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। देखिए बहुत क्लियर सी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट, तो ध्यान से चेक करो, हम एक बार ए बी निकाल लें और एक बार हम क्या निकाल लें, डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी निकाल लें। तो हमने ए बी निकाल लिया, सपोज ए बी 2 आया, मान लो ए बी कितना आया 2, इसका डिस्टेंस आया 2, और बी सी कितना आया, बी सी आ गया आपके पास 3, ओके। तो बी सी कितना आ गया आपके पास 3, और फिर ए सी भी निकाल लो, ये देखो ए सी निकाल लो, और ए सी मान लो हमने निकाला तो 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, ए सी कितना आ गया 5। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी प्लस बी सी। ध्यान से चेक करो, ए सी हमको कैसे मिला, ए बी प्लस बी सी करने से, बात समझ में आई कि नहीं। और पक्का अगर ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी मिल गया है तो इसका मतलब ए बी सी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो बताऊँ एक बात समझो, देखो अगर मान लो बी थोड़ा सा ऊपर होता, कुछ ऐसा डायग्राम बनता, मान लो देखो ए ऐसा है और बी यहाँ पर है और सी अगर यहाँ है, ठीक है, तो हम ए बी निकालते और हम बी सी निकालते, ठीक है। और ए बी और बी सी को जब हम सम करते स्टूडेंट्स, ए बी और बी सी को अगर हम सम करते तो वो पक्का ग्रेटर आता किससे, ए सी से। अगर ऐसा आ जाता तब तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाता ना, तब ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। लेकिन अगर हमने ए बी और बी सी को जब ऐड किया और वो ए सी के इक्वल आ गया तो उसका मतलब पक्का ए बी सी क्या है, स्ट्रेट लाइन में। कोई डाउट है बताइए, नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ए बी फाइंड करते हैं, फिर बी सी फाइंड करते हैं और फिर ए सी फाइंड करते हैं, और हम चेक करते हैं क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक खास बात और देखिएगा, जब हमने आपको बोला कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, तो पॉइंट बी कॉमन है, चेक करो पॉइंट बी क्या है, कॉमन है। मतलब ए बी बी पे एंड हो रहा है तो बी सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। तो ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ गया तो पक्का ए बी सी क्या है, कोलिनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, ओके। तो चलिए
इसको हम फाइंड करके चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछे जाने के दो तरीके थे एग्जाम में, मैंने आपको दोनों बता दिया। कोलिनियर के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब आशिमा और जो भी है भारती के बीच का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप ए बी निकाल रहे हो तो आपको केवल ए और बी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, ए और बी पे, यानी कि ए को आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपने अज्यूम कर लिए x1, y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आप अज्यूम कर लोगे क्या, x2, y2। सही है, और कुछ नहीं देखना आपको, केवल ए और बी देखना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 3, यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 4 और y1 कितना है 3, यानी कि y2 कितना है 4 और y1 कितना है 1, यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 3 क्या होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 9 क्या होता है, 9 प्लस 9 होता है क्या 18, और 18 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9, और 2 इंटू 9 को आप 9 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो 9 इंटू 2। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 इंटू रूट 2, 3 रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी कितना आ गया आपका 3 रूट 2 आ गया, ये ए बी की लेंथ आ गई 3 रूट 2। अब हम निकालते हैं क्या, बी सी की लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन भारती एंड कैमला। ओके, या कमला जो भी है। ओके, तो देखते हैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा, और ये बच्चों के नाम देख लीजिएगा आप, जो भी है छोड़ो, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्वेश्चन पे। तो अब आप B और C पे कॉन्सेंट्रेट करिए, तो B को आप x1 y1 और C को x2 y2, या C को x1 y1 और B को x2 y2, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ हमने किया x1, y1, और C पे हमने किया x2, y2। ओके, तो BC अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 8, x1 कितना है 6, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 6 और y1 कितना है 4, यानी कि 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 6 माइनस 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2। ठीक है, तो इसको आपने लिखा 4 इंटू 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2। तो इस तरीके से BC का लेंथ कितना आ गया, BC का लेंथ आ गया आपका 2 रूट 2। ओके, कोई डाउट है बताइए। अब हम एक काम करते हैं, क्या हम AC फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो AC फाइंड करते हैं, AC। तो आपको A और C पे बस कॉन्सेंट्रेट करना है इस बार। ओके, तो देखते हैं जरा क्या होगा। A, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 3, 1, यानी कि हो जाएगा x1, y1, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके क्या x2, y2। ओके, तो AC निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 8 और x1 कितना है 3, यानी कि 8 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 6 और y1 कितना है 1, यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ओके, सही किया है। 8 माइनस 3 कितना होता है 5, ओहो सॉरी, ध्यान से चेक करिए। 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, और 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, रूट ओवर 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। 50 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2, जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 2 आ गया। कोई डाउट है बताइए। अब क्लियरली देखिए, अगर हम ए बी को बी सी में ऐड करें, ठीक है, ए बी प्लस बी सी अगर हम करें तो देखते हैं क्या मिलता है। ए बी कितना है, ए बी आपका 3 रूट 2, तो ए बी 3 रूट 2 और प्लस बी सी कितना है, बी सी है 2 रूट 2,
2√2 ऐड करना आता है, कैसे ऐड करेंगे बताओ। यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3 + 2, या सीधे सीधे देख लो ना 3√2 + 2√2 5√2 ही तो हो जाएगा। पर फिर भी जिनको नहीं आता है ध्यान चेक करो, √2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 कॉमन लेंगे तो 3 + 2 √2 आ जाएगा, और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 × 5√2 तो आ गया 5 × √2 5√2। बट 5√2 है क्या, AC है, यानी कि इक्वल आ गया किसके, AC के। तो क्लियरली देखिए क्या आ गया, AB + BC = AC आ गया कि नहीं, चेक करो। AB + BC AC आ गया, यानी कि दिस इम्प्लाइज व्हाट कि AC = AB + BC एंड पॉइंट B इज कॉमन। ये खास बात होनी चाहिए, पॉइंट B क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, तो समझो समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप समझिएगा। देखिए बात समझिए, मान लीजिए कि देखिए मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ब्लू मार्कर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मेरा A पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और B पॉइंट मेरा यहाँ है, ठीक है ना, ओके। तो हमने AB निकाला, ठीक, और कोई पॉइंट यहाँ पे लेट अस से C और कोई पॉइंट यहाँ पे लेट अस से D, ठीक है। अब हुआ क्या ध्यान से ज़रा चेक करिएगा, हुआ क्या AB + CD, ध्यान चेक करिएगा क्या हुआ कि भाई AB किया और प्लस CD किया, ठीक है, और वो इक्वल आ गया किसके, गलती से AD के। मान लो गलती से वो AD के इक्वल आ गया, AD तो ये रहा ना, ठीक है। तो बोलेंगे सर AB + CD, AB और प्लस CD AD के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ABCD स्ट्रेट लाइन में रॉन्ग। ध्यान से चेक करो, AB फिर BC होना चाहिए था, मतलब समझो ना ये B पे एंड हुआ है तो B से स्टार्ट होना चाहिए था। यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं कॉमन मिला, B कहाँ कॉमन है बताओ, ये B पे एंड है तो ये C से स्टार्ट है, बात समझ में आई। तो एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये पॉइंट B कॉमन है AB में भी और BC में भी, पॉइंट B का कॉमन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा हो सकता है कि AB का लेंथ निकाला हमने और CD का, और दोनों को जब ऐड किया यानी कि AB + CD तो वो AD के इक्वल आ भी सकता है, ऐसा इत्तेफाक हो सकता है। तो बच्चे बोलेंगे सर ABCD चारों पॉइंट कोलिनियर है यानी स्ट्रेट लाइन में, तो जवाब है नहीं। चेक कर लो फिगर में कहाँ है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में अगर 3 पॉइंट्स हैं या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो मतलब 3 से ज़्यादा वाला तो क्वेश्चन वैसे नहीं आता है, 3 पॉइंट वाला ही आप देखिए, तो 3 पॉइंट में से एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, बात समझ में आई। तो यहाँ पे पॉइंट B कॉमन है, AB के एंड पॉइंट पे आता है और BC के स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, हाँ नहीं। अब ये बात कुछ बच्चों को नहीं समझ में आई होगी, मैंने समझाने की कोशिश करी है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब देखिए आप क्या करोगे, इसके बाद लैंग्वेज लिखोगे जो NCERT में लिखी हुई है, क्या कि सिंस AB + BC = AC वी कैन से द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। देखा उन्होंने कोलिनियर शब्द का यूज़ किया है, तो कोलिनियर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देयरफॉर दे आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। बताइए कोई डाउट है, हाँ, तो इसको आप कर लीजिए, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन भी आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और जाते हैं कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।